नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे यूपीएससी सीआईएसएफ एसी 2022 के क्वेश्चंस में। तो इससे लास्ट वीडियो में भी हमने बात की थी इसी एग्ज़ाम के हिस्ट्री के क्वेश्चंस की। काफ़ी सारे क्वेश्चन हमने किए और काफ़ी अच्छा रिस्पांस भी आया। तो आगे के पार्ट को कवर करेंगे, आगे के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। और जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि यूपीएससी का आप कोई भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आपको रिसेंट एग्ज़ाम जो कि यूपीएससी के द्वारा लिए गए हैं उसके पेपर को हर हाल में एनालाइज करना है। अगर आपने देखा हो तो इसी पेपर के अंदर सीडीएस का क्वेश्चन पूछा गया 2021 का, और इस पेपर का क्वेश्चन अगर आप देखें तो ऑलरेडी सीएपीएफ जो भी हुआ रिसेंटली उसमें भी पूछा गया। तो बहुत ज़्यादा ह्यूज रेपिटेशन होती है। और अगर आप मेरे चैनल के रेगुलर व्यूअर हैं तो ये चीज़ आपको पता भी होगी कि बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम के रिपीट करते हैं। सो सेट ए के अकॉर्डिंग कर रहे थे हम लोग। नाउ 16th नंबर, क्योंकि 15 तक हमने कवर कर लिया। नाउ 16th नंबर का क्वेश्चन देखिए। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी वाज द मोस्ट रिडीमिंग फीचर ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स। तो अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बता दिया है कि बहुत बार एक्ट से क्वेश्चन आते हैं। जो ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे एक्ट्स आई, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट हो गई, और उसके बाद आपकी इंडियन काउंसिल एक्ट हो गई, चार्टर एक्ट हो गई। इनसे काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी है, आपको बस चेक करना है हिस्ट्री प्लेलिस्ट में जा करके, वहाँ पे आपको सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी। तो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी क्या था इसे समझते पहले। सो देखिए, ये सेम क्वेश्चन आपके झारखंड पीएससी में पूछा गया 2021 के अंदर। तो और यही सेम क्वेश्चन आप देख रहे हैं यूपीएससी के एग्जाम में पूछा गया। हाँ, हालांकि ये क्वेश्चन सिविल सर्विसेज में भी काफ़ी पहले पूछा गया है और बहुत बार स्टेटमेंट के फॉर्म में आते हैं। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का मतलब क्या है? प्रांतीय स्वायत्तता। तो देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से पहले क्या चलता था यहाँ पे? तो यहाँ पे जो सिस्टम चलती थी जिसे अबोलिश किया गया, वो सिस्टम थी डायरकी। डायरकी के अंदर क्या होता था? ऑलरेडी सिविल सर्विसेज में पूछा गया है। सब्जेक्ट जो थी, पावर जो थी, वो दो लिस्ट में डिवाइडेड थी, ट्रांसफर्ड लिस्ट में और रिजर्व लिस्ट में। अभी बहुत डिटेल से बात करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पर। और फिलहाल आप ये समझिए कि जो डायरकी थी इसे प्रोविंशियल लेवल पे, प्रोविंशियल लेवल मतलब कितने प्रोविंस थे? आपने पढ़ा होगा, ये लगभग 545 प्रोविंस थे जब भारत को आज़ादी मिली उस टाइम पे। तो इन प्रोविंसेस में इसे अबोलिश कर दिया गया। किस सिस्टम को? डायरकी सिस्टम को, जिसमें पावर को एक तरह से आप बोल सकते हैं कि डुअल गवर्नमेंट टाइप थी, सब्जेक्ट्स में डिवाइडेड थी। तो उस चीज़ को अबोलिश कर दिया गया, हटा दिया गया और सेंटर पे लगा दिया गया। सबसे पहले आइए, सिविल सर्विसेज 2000 में ये क्वेश्चन पूछा गया। थोड़ा ओल्ड है बट बहुत ही अच्छा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। आपसे पूछा गया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 यानी भारत सरकार अधिनियम 1935 में कौन सा फीचर, कौन सा प्रावधान नहीं था? डायरकी एट द सेंटर एज वेल एज प्रोविंसेस, यानी द्वैध शासन। डायरकी को द्वैध शासन बोलते हैं कि ये जो द्वैध शासन लगाया गया था वो सेंटर में भी था और प्रोविंस में भी था। ये बात बिल्कुल गलत है। अभी मैंने बताया क्या कि प्रोविंस में डायरकी को हटा दिया गया। जो प्रोविंस थे, बहुत सारे प्रोविंस थे, तो उन प्रोविंसेस में हटा दिया गया डायरकी को। डायरकी का मतलब पावर दो भागों में जो डिवाइडेड थी उसे हटा दिया गया, सब्जेक्ट के बेसिस पे उसे हटा दिया गया। और यहाँ पे सेंटर में जो मेन केंद्र था वहाँ पे डायरकी को लगाया गया। तो ये बात गलत है क्योंकि इनमें बोल दिया गया दोनों को हटा दिया, दोनों जगह से डायरकी को हटा दिया गया। तो ये ठीक है। उसके बाद दूसरा, बी, सी और डी बाकी तीनों सही हैं। बाय कैमरल लेजिस्लेचर एक फीचर था। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की बात की गई कि अब प्रायंतो जो प्रांत होंगे, जो प्रोविंस होंगे, उन्हें ऑटोनॉमी दी जाएगी। और ऑल इंडिया फेडरेशन की भी बात की गई कि एक ऑल इंडिया लेवल पे फेडरेशन बनाया जाएगा। नाउ इस क्वेश्चन को करिए। ये किस एग्जाम का पूछा हुआ है? सिविल सर्विसेज 2004 का। आपसे क्या पूछा गया है? आपको स्टेटमेंट्स दिए गए और बताना है कि कौन कौन सा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का फीचर था। अबोलिशन ऑफ डायरकी इन गवर्नर्स प्रोविंस। सही बात है, हमने देखा प्रोविंस में डायरकी को हटाने की बात की गई, अबोलिश करने की बात की गई। तो फर्स्ट यहाँ पे करेक्ट है। पावर ऑफ गवर्नर टू वीटो लेजिस्लेटिव एक्शन एंड टू लेजिस्लेट ऑन देयर ओन। ये भी बात बिल्कुल सही है। जो गवर्नर थे, गवर्नर जनरल, उन्हें क्या पावर दी गई? बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम्स के अंदर पूछा गया है। सिविल सर्विसेज 2017 में आई थिंक एक बार दोबारा पूछा गया कि जो लिस्ट बनाई जा रही थी उसमें जो लिस्ट में जो टॉपिक को नहीं शामिल किया गया, उन चीज़ों पे पावर जो है वो किसके हाथों में थी? तो गवर्नर जनरल के हाथों में। तीसरा देखिए, अबोलिशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 में मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स का प्रोविजन किया गया। कम्युनल रिप्रेजेंटेशन की बात बोल दी गई, किसके द्वारा? मिंटो के द्वारा।
ठीक है, मार्लियामेंटो रिफॉर्म आपने सुना होगा, 1909 के एक्ट को कहते हैं। और इसके तहत क्या कहा गया कि सेपरेट इलेक्टोरेट का प्रोविजन, यानी मुस्लिम को सिर्फ अब मुस्लिम ही वोट देंगे। और 1919 में 10 सालों के बाद इस प्रोविजन को और बढ़ा दिया गया, सिख को, एंग्लो इंडियंस को और बाकी कम्युनिटीज को भी शामिल कर लिया गया। तो ये तो चाहते ही नहीं थे कि कम्युनल रिप्रेजेंटेशन हटे, तो इसके अबोलिशन की बात नहीं की गई, ये बिल्कुल भी 1935 के एक्ट में नहीं हटाया गया। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या बनेगा, 1 और 2 ओनली। इस क्वेश्चन को देखिए, सिविल सर्विसेज 2017 में पूछा गया, डायरकी के संदर्भ में आपको बताना है कौन सी बात सही है। क्या सेंट्रल लेजिस्लेचर को 2 हाउस में बांटना डायरकी कहलाता है? क्या डबल गवर्नमेंट की बात की जाती है डायरकी के अंदर? क्या 2 सेट ऑफ रूलर होंगे, एक लंदन में दूसरा दिल्ली में? बिल्कुल नहीं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट डेलीगेटेड टू द प्रोविंसेस, यानी प्रांतों को जो सब्जेक्ट दिए गए हैं रूल करने को लेके, उसमें 2 कैटेगरी में डिवाइड करना। कौन सी 2 कैटेगरी में? ट्रांसफर लिस्ट में और रिजर्व लिस्ट में। सो जब बात आ ही गई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की, तो आइए डिटेल में से समझ लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसे डिटेल में समझना बहुत ज़रूरी है। मेन फीचर्स की बात करेंगे हम लोग, हिस्टोरिकल कंसिक्वेंसेस में नहीं जाएंगे कि क्या क्या वजह बनी। जैसे कि हमें पता चला, जैसे कि हमें पता होना चाहिए कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है वो फेल करती चलेगी, और 3rd राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस तो बुरे तरीके से फेल हुई। फिलहाल हम लोग बात करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के मेन फीचर की। तो सबसे पहली फीचर तो आपको यही ध्यान में रखनी है, ऑल इंडिया लेवल पे फेडरेशन की बात की गई। फेडरेशन का मतलब आप समझते हैं भली भांति, पॉलिटिकल लेक्चर में मैंने बहुत बार कवर किया। तो फेडरेशन फॉर्मेशन के लिए क्या क्या कंसिक्वेंसेस थी, क्या क्या फुलफिलमेंट थी? स्टेट्स को अलॉट किया जाएगा 52 सीट्स इन प्रपोज्ड काउंसिल ऑफ स्टेट, ठीक है। और बहुत तरह की कंडीशन रखी गई, जैसे एग्रीगेट पॉपुलेशन जो है वो 50% ऑफ टोटल पॉपुलेशन का नहीं होना चाहिए, इस तरह की कंडीशन रखी गई। कुल मिलाकर आपको ध्यान रखना है कि फेडरेशन का जो बीज है वो यहीं से आप देख सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, फेडरल लेवल पे क्या बात की गई, गवर्नर जनरल को एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन का पाइवोट बनाया गया। यही तो सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म था कि गवर्नर जनरल के हाथों से पावर लेकर के बस डिस्ट्रीब्यूट होने की बजाय, लोकल लेवल पर, प्रोविंशियल लेवल पर, स्टेट लेवल पर, इन चीज़ों में डिस्ट्रीब्यूट होने के बजाय उल्टे पावर को कंसंट्रेट किया जा रहा था। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब देखिए, सब्जेक्ट्स को कैसे डिवाइड किया जाता था, 2 तरीके में, पहला रिजर्व लिस्ट में और दूसरा ट्रांसफर लिस्ट में। और यही सिस्टम क्या कहलाती है, क्या कहलाती है बताइए? अभी सिविल सर्विस 2017 का क्वेश्चन मैंने दिखाया, ये दोनों चीज़ें क्या कहलाती है? डायरकी कहलाती है। देखिए, 2 तरीके से द्वैध शासन की पद्धति है। अब सुनिएगा ध्यान से, रिजर्व लिस्ट में कौन कौन से मैटर थे? तो फॉरेन अफेयर्स था, दूसरे देशों के साथ किस तरह की डीलिंग होगी। डिफेंस का मैटर था, जो कि बहुत ज़्यादा उस टाइम पे इंपॉर्टेंट था, क्योंकि अगर आप देखें तो बहुत बार हमने देखा है, जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, बिना इंडियंस को पता लगे, बिना इंडियंस को बताए हुए इंडियंस की आर्मी को शामिल कर लिया जाता था दूसरे देशों के साथ युद्ध करने के लिए। तो इस तरह के जो इंपॉर्टेंट पोस्ट है, इसके अलावा ट्राइबल एरियाज हो गए, एक्लेस्टिकल अफेयर्स हो गए, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और ये चीज़ें कौन एडमिनिस्टर करेगा? एक्सक्लूसिवली एडमिनिस्टर्ड बाय द गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल के हाथों में इतनी पावर दे दी गई कि सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें वो अकेले अपने दम पे करेंगे। हालांकि ये लोग कहेंगे कि एडवाइस ली जाएगी एग्जीक्यूटिव काउंसिलर की, लेकिन ये एडवाइस अपने आप में कागजी प्रक्रिया तक ही रह जाती है। सारी मोनोपोली यहाँ पे, सारे जो पावर है वो गवर्नर जनरल के चलते हैं। बहुत ही डिटेल में मैं बता रहा हूँ, क्योंकि अभी मैं आपको एक क्वेश्चन करवाऊंगा सिविल सर्विसेज का, इसलिए ध्यान से समझते हुए चलिए इसे। रिजर्व लिस्ट कौन किसके हाथों में होगी बताइए? गवर्नर जनरल के हाथों में। आगे देखिए, एग्जीक्यूटिव काउंसिलर वर नॉट टू बी रेस्पॉन्सिबल टू द सेंट्रल लेजिस्लेचर। अब ये कौन एग्जीक्यूटिव काउंसिलर है? जो एडवाइस करेंगे किसे? गवर्नर जनरल को। और ये रेस्पॉन्सिबल ही नहीं होंगे, किसको लेके? सेंट्रल लेजिस्लेचर को लेके, यानी सेंट्रल लेजिस्लेचर के हाथों में पावर है। ट्रांसफर सब्जेक्ट कौन कौन से होंगे? अभी मैंने 2 तरह के सब्जेक्ट की बात की, पहला रिजर्व, दूसरा ट्रांसफर्ड। ट्रांसफर सब्जेक्ट में बाकी के सब्जेक्ट शामिल होंगे। कौन कौन से बाकी के सब्जेक्ट? जो बच गए, इंपॉर्टेंट अफेयर्स को यहाँ से हटा दीजिए, बाकी के जो छोटे मोटे अफेयर्स बच गए उन्हें शामिल किया जाएगा। और इनको कौन एडमिनिस्टर करेंगे? वर टू बी एडमिनिस्टर्ड बाय द गवर्नर जनरल ऑन द एडवाइस ऑफ मिनिस्टर इलेक्टेड बाय द लेजिस्लेचर। यानी लेजिस्लेचर से आ करके इलेक्ट होके जो मिनिस्टर बनेंगे, उनके सलाह पर, उनके एडवाइस पर काम कौन करेंगे? यहाँ पे गवर्नर जनरल। यानी अगेन घुमा फिरा कर वही बात बोल दी गई है, बस कहने का तरीका बदल गया है। फिर भी हाथों में किसके पावर है? गवर्नर जनरल के। दीज मिनिस्टर वर टू रेस्पॉन्सिबल टू फेडरल लेजिस्लेचर एंड वर टू रिजाइन ऑन लूजिंग द कॉन्फिडेंस ऑफ बॉडी। अब गवर्नर जनरल के पास क्या है? आगे और पढ़िए,
गवर्नर जनरल कुड एक्ट इन हीज इंडिविजुअल जजमेंट इन द डिस्चार्ज ऑफ हीज स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर द सिक्योरिटी एंड ट्रैंक्विलिटी ऑफ इंडिया। यानी भारत के सुरक्षा और शांति से संबंधित मामलों पर इंडिविजुअल जजमेंट, इंडिविजुअल पावर किसकी होगी? गवर्नर जनरल की। सो लेजिस्लेचर की बात करें तो आज की डेट में हमारे पार्लियामेंट की जिस तरह की कंपोजिशन देखने को मिलती है, लोकसभा है, राज्यसभा है, 2 हाउसेज का सिस्टम है, ये सिस्टम कहीं ना कहीं उसका बीजारोपण आप यहाँ से देख सकते हैं। कैसे? बाय कैमरल लेजिस्लेचर का प्रोविजन किया गया, जिसमें अपर हाउस होंगे आज की डेट में जिसे हम लोग राज्यसभा कहते हैं, काउंसिल ऑफ स्टेट, और एक लोअर हाउस होगी जिसे हम लोग लोकसभा कहते हैं। और उस टाइम पर ये क्या कहलाती थी? फेडरल असेंबली। देखिए ये भी आपके लिए समझना जरूरी है, काउंसिल ऑफ स्टेट और फेडरल असेंबली। फेडरल असेंबली को आप इमेजिन करिए लोकसभा के जैसा एक्ट करेगा। कैसे हम लोग देखेंगे, जैसे अगर आप लोग यहाँ पे देखें कि जैसे इलेक्शन जो है काउंसिल ऑफ स्टेट का ये डायरेक्ट होगा और जो फेडरल असेंबली का होगा वो इनडायरेक्ट होगा। ठीक है, अब कितने मेंबर्स थे? लगभग 260 मेंबर थे काउंसिल ऑफ स्टेट से, और जो कि 40% था, और नॉमिनेटेड भी काफ़ी सारे थे। आप देख लीजिए 40% तो नॉमिनेट ही था, यानी अगेन प्रिंसेस का ही दबदबा चल रहा था यहाँ पे, क्योंकि नॉमिनेटेड मेंबर है तो फिर फायदा क्या हुआ? काउंसिल ऑफ स्टेट एक परमानेंट बॉडी होगी, जैसे आज के डेट में राज्यसभा है, उसी टाइप से आप कुछ कह सकते हैं, लेकिन उस टाइम पे 5 साल थी, ये ध्यान रखिएगा। 3 लिस्ट अगेन बनाई गई, जिस तरह के आज के डेट में चलती है, हमारे 7th शेड्यूल के अंदर 3 लिस्ट है। और मेंबर ऑफ फेडरल असेंबली कुड मूव अ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। अगेन आज हम लोग ये देखते हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन की बात की जाती है, किसमें? फेडरल असेंबली में। तो फेडरल असेंबली आप समझ रहे हैं, जैसे लोकसभा के अंदर ही नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जा सकता है केवल, उसी तरह से उस टाइम पे फेडरल असेंबली में लाया जा सकता था, चेक करने के लिए कि सरकार बहुमत में है या नहीं। काउंसिल ऑफ स्टेट कुड नॉट मूव अ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, जैसे आज के डेट में हम लोग देखते हैं राज्यसभा में वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं लाया जाता। और सिस्टम क्या था? रिलीजन बेस्ड एंड क्लास बेस्ड था, जैसे कि हम लोग देखते हैं, और उससे एक्सटेंड किया जा रहा था, मतलब कम्युनल तरीके से और यह बढ़ाया जा रहा था। 80% ऑफ द बजट वाज नॉन वोटेबल। इतने पावर्स देने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि 80% चीज़ें तो नॉन वोटेबल थी। और प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की बात करते हैं हम लोग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी रिप्लेस डायरकी। ये जो डायरकी का सिस्टम चल रहा था, इसमें प्रोविंशियल ऑटोनॉमी यानी प्रांतों को स्वायत्तता दे दी गई, प्रांतों को पावर दे दी गई। उसके बाद देखिए प्रोविंसेस को और थोड़ी पावर दी गई, फाइनेंशियल रिसोर्सेज वगैरह, और गवर्नर को क्राउन नॉमिनी बनाया गया। और कुल मिलाकर अगर हम लोग देखें लेजिस्लेचर में भी, तो सेपरेट इलेक्टोरेट्स को और बढ़ाया गया, सेपरेट इलेक्टोरेट्स को कम्युनल अवार्ड के बेसिस पे ऑपरेशनल बना दिया गया। हालांकि ऑल मेंबर्स को डायरेक्टली इलेक्ट किया जा रहा था, फ्रेंचाइज को भी एक्सटेंड किया गया, वुमेन को भी वोटिंग, वुमेन गॉट द राइट ऑन द सेम बेसिस एज मैन, ये भी वोटिंग राइट भी दी गई। सो ये क्वेश्चन देखिए सिविल सर्विसेज 2022 में पूछा गया। आपसे कहा गया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में प्रोविंशियल गवर्नमेंट के फंक्शन को 2 लिस्ट में डिवाइड किया गया। अभी मैंने आपको क्या बताया कि 1919 में जो प्रोविज़न किया गया कि जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है उसके हाथों में 2 तरह की लिस्ट बना करके पावर दी गई, पहली रिजर्व लिस्ट और दूसरी ट्रांसफर लिस्ट। हालांकि इस प्रोविजन को ध्यान रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं बार बार इसे रिपीट कर रहा हूँ, 1935 में रिपील कर दिया गया। प्रोविंशियल लेवल पे जो 2 लिस्ट की प्रोविजन थी, जो डायरकी का सिस्टम था, इसे हटा दिया गया और सेंट्रल लेवल पे लगाया गया। लेकिन हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 के बारे में बताना है कि रिजर्व सब्जेक्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट थे। तो अभी मैंने आपको क्या बताया, रिजर्व सब्जेक्ट में सारे इंपॉर्टेंट पोस्ट को रखा जाएगा, राइट। और अगर आप यहाँ पे देखें तो जस्टिस की बात की जा रही है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात की जा रही है, जो कि ऑफ कोर्स 1919 के टाइम पे कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं थी, लैंड रेवेन्यू और पुलिस। तो अगर आप सिर्फ 2 को एलिमिनेट करते तो हमारा आंसर निकल के आ जाता 1, 3 और 4, क्योंकि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट रिजर्व सब्जेक्ट का पार्ट नहीं थी। तो वही चीज़ मैं कहता हूँ हमेशा कि अगर आप सोचें इस क्वेश्चन को तो कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा वेरी वेरी टफ कहेंगे, क्योंकि इस तरह से सब्जेक्ट को याद रखना मुश्किल होता है। लेकिन जब आप एक बार समझ लें कि ये पावर है जो गवर्नर जनरल की होंगी, और गवर्नर जनरल ऑफकोर्स अपने पास इंपॉर्टेंट पोस्ट को रखेगा, और उस टाइम पे पर्सपेक्टिव से लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कोई इंपॉर्टेंट पोस्ट नहीं थी। आपको ऑप्शन भी बहुत इस तरह से थे 1, 2 and 4, 1, 3 and 4, तो वहाँ पे आप तुरंत एलिमिनेट करके आंसर को निकाल सकते हैं। सो बहुत सारे क्वेश्चन फैक्चुअल होते हैं हिस्ट्री में, इसलिए अगर कोई ऐसा क्वेश्चन मिले जिसमें काफ़ी लंबा चौड़ा कॉन्सेप्ट हो तो मैं बता देता हूँ, क्योंकि बहुत बार ये चीज़ें ऑफ कोर्स रिपीट करती हैं। तो हमने इसका आंसर कर लिया, प्रोविंशियल ऑटोनोमी का कौन सा रिडीमिंग फीचर था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का। अगला देखिए, एट द बिगिनिंग ऑफ द स्वदेशी मूवमेंट इन 1905 हु वाज द सेक्रेटरी ऑफ बंगीय साहित्य परिषद, यानी बंगिया साहित्य परिषद के सेक्रेटरी कौन थे, रविन्द्रनाथ टैगोर, रामेंद्र सुंदर त्रिवेदी, सतीश चंद्र मुखर्जी या राजा सुबोध मलिक।
सो ये डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, ना ही ये आपको एनसीईआरटी के अंदर कवर्ड मिलेगा और ना ही आपको स्पेक्ट्रम में मिलेगा। तो विकिपीडिया से मैंने ये निकाल लिया, आप पढ़ लीजिए। फैक्चुअल क्वेश्चन हो सकता है इन फ्यूचर रिपीट करे। 1894 में रमेश चंद्र दत्त वेरी फेमस प्रेसिडेंट बनाया गया बंगे सभा सोसाइटी का, जबकि रविन्द्रनाथ टैगोर और नवीन चंद्र सेन को वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया। आगे अगर आप देखें, एल लियोटार्ड हो गए, देवेंद्रनाथ मुखर्जी हो गए, और उसके बाद रमेंद्र सुंदर त्रिवेदी जी, इन तीनों को सोसाइटी का सेक्रेटरी बनाया गया। हमसे सेक्रेटरी ही पूछा गया तो रामेंद्र सुंदर त्रिवेदी होगा इस क्वेश्चन का आंसर। हालांकि अगर वाइस प्रेसिडेंट पूछा जाता बंगे सभा का तो आंसर फिर हो सकता था रविन्द्रनाथ टैगोर, लेकिन हमसे तो सेक्रेटरी के बारे में पूछा गया। और स्पेशल मीटिंग रखी गई 1899 में द्विजेंद्र नाथ टैगोर के साथ, और उसमें बात की गई एक खुद की बिल्डिंग बनाने की और फिर बंगे सभा सोसाइटी को आगे ले जाने की। फॉर द टाइम बिंग द परिषद वॉज शिफ्टेड टू अ रेंटेड हाउस एट कॉर्नवालिस स्ट्रीट, कोलकाता। सो हमसे सेक्रेटरी के बारे में पूछा गया तो आंसर होगा फिर ऑप्शन बी, रामेंद्र सुंदर त्रिवेदी। सो एक दो क्वेश्चन हर सेक्शन से ही आते हैं बाहर, जो आपके नॉर्मल सोर्सेज में कवर नहीं होंगे, तो उसके लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो क्वेश्चन आपको स्किप ही करने हैं ऑफ कोर्स, अगर नेगेटिव मार्किंग होती है तो। बाकी के सारे आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन स्किप करने के लिए ही बनाए जाते हैं। 41 नंबर का क्वेश्चन देखिए, द एक्ट टू मेक डॉटर्स एन इक्वल को हायर विथ द सन्स वर एनेक्टेड इन, यानी डॉटर्स को भी को हायर बनाया गया सन्स के समान, ये कब इनेक्ट किया गया? 1955, 1956, 1961 या 1975? सो अगेन ये हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 में लाया गया, जिसका मेन प्रोविज़न तो यही था कि अगर फादर बिना इंटेस्टेट के, बिना विल के उनकी डेथ हो जाती है तो डॉटर और सन को इक्वल को हायर माना जाएगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है। और अगेन ये आपको बेसिक सोर्सेज में जहाँ पे भी हिंदू सक्सेशन एक्ट की बात की गई वहाँ पे ये आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया अंडर ब्रिटिश रूल? बहुत ही ध्यान से आपको समझना है। यहाँ पे अगर फर्स्ट गवर्नर जनरल पूछ दिया जाए, लास्ट गवर्नर जनरल पूछ दिया जाए, लास्ट वायसराय ऑफ इंडिया पूछ दिया जाए तो आंसर फिर बदल जाएंगे, या फिर फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल पूछ दिया जाए तो भी आंसर बदल जाएगा। तो इन चीज़ को आपको बहुत ही डिटेल में, बहुत ही अच्छे के साथ समझना है। ऑलरेडी मैंने हिस्ट्री के लेक्चर में बहुत बार डिस्कस किया, क्योंकि ये एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। तो फर्स्ट वायसराय हमसे पूछा गया है ब्रिटिश रूल के अंदर। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के बाद जो पद है उसे वायसराय का नाम दे दिया गया। और ये जो वायसराय है, भारत में सबसे पहले वायसराय कौन बने? कैनिंग। कैनिंग का कार्यकाल कब से कब तक रहा? 1856 से लेकर 62 तक। और अगर आप सबसे प्रमुख घटना की बात करें जो कि सिविल सर्विसेज के भी अंदर पूछा गया है, कैनिंग के टाइम पे वो कौन सी हुई? 1857 की म्यूटिनी, 1857 का गदर, ठीक है। और इसके अलावा 1861 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भी ऑफ कोर्स कैनिंग के टाइम पे हुआ। करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन सी। हालांकि इन्होंने क्या किया, अच्छा लॉर्ड को हटा करके विस्काउंट कर दिया है, ठीक है, तो विस्काउंट कैनिंग नाम था इसका। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन सी। नाउ मैं आपसे कुछ सवाल पूछता हूं जिसे आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। आपको बताना है भारत के अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? हु वाज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? ठीक है, एक क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा ये, हु वाज द लास्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन को। तीसरा क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल आफ्टर इंडिया गोट इंडिपेंडेंस? भारत की आज़ादी के बाद पहला गवर्नर जनरल कौन बनाया गया? इन तीनों क्वेश्चन का आप आंसर करिए कमेंट बॉक्स में। अगले सवाल पे आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन सिटीज was labeled as urbs prima in Indies after the opening of Suez Canal in 1869 and its link with the world economy? यानी 1869 में जब सुएज कैनाल खोल दिया गया तो किस शहर को अर्बस प्राइमा इन इंडीज का दर्जा मिला? क्योंकि ये वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ बाकी शहरों को, बाकी जगहों को लिंक कर दे रहा था। तो सुएज कैनाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भारत और यूरोप के बीच की दूरी को कितने हज़ार, लगभग 2000 से ज़्यादा ना, 2000 से ज़्यादा किलोमीटर की दूरी को घटा देता है ये सुएज कैनाल, और किस शहर को बहुत ही प्रमुख दर्जा देता है। तो अभी मैं आपको बताऊंगा इस क्वेश्चन का सोर्स, और उसी चैप्टर से और भी क्वेश्चन आ रहे हैं सीडीएस सीएपीएफ में, और किस टाइप के आ रहे हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। सो देखिए, ये है हमारी प्यारी थीम्स एनसीईआरटी का पार्ट 3, चैप्टर का नाम है कॉलोनियल सिटीज। वहाँ पे ये बताया गया है इन 1869 द सुएज कैनाल वाज ओपनड एंड दिस फर्दर स्ट्रेंथन्ड बॉम्बेज लिंक विद द वर्ल्ड इकोनॉमी। यानी 1869 में जब सुएज कैनाल खोल दिया गया तो बॉम्बे को ये और भी प्रमुख शहर के रूप में उभरने में मदद किया, क्योंकि वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ बाकी जगहों को लिंक कर रहा था। द बॉम्बे गवर्नमेंट एंड इंडियन मर्चेंट यूज दिस अपॉर्चुनिटी टू डिक्लेयर बॉम्बे अर्बस प्राइमा इन इंडिया, जो कि एक लैटिन फ्रेज है,
और लैटिन मुझे आती नहीं। मीनिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिटी ऑफ इंडिया, यानी अर्बस प्राइमा इन हिंदी का मतलब क्या है कि ये भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर है। कौन? बॉम्बे। क्यों? क्योंकि सुएज कैनाल से ये लिंक कर रहा था, सुएज कैनाल के खुल जाने के बाद ये बाकी शहरों को लिंक कर रहा था। तो खास करके अगर आप देखें ट्रांसपोर्ट के पर्सपेक्टिव से तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें यहाँ से ट्रांसपोर्ट होने लगी थी और ये भारत के औद्योगिक राजधानी के रूप में भी उभरा। अब इस क्वेश्चन को देखिए, ये यूपीएससी सीएपीएफ 2022 का पूछा गया है। आपसे पूछा गया है किस शहर को गंगा के बैंक्स में जो है उससे वो डिक्लाइन कर गई, डिक्लाइन इंपॉर्टेंस उसकी महत्व घट गई व्हेन द रेलवे लिंक बॉम्बे स्टार्टेड ऑपरेटिंग। बॉम्बे में जब रेलवे लिंक की स्थापना हो गई तब। ऑप्शन थे हमारे पास बनारस, कानपुर, मिर्ज़ापुर या पटना। इस क्वेश्चन के सोर्स को देखिए। सो अगेन हम सबकी प्यारी थीम सीरीज की एनसीईआरटी में अगर आप देखें, फॉर इंस्टेंस मिर्ज़ापुर ऑन द बैंक्स ऑफ गंगाज विच स्पेशलाइज्ड इन कलेक्टिंग कॉटन एंड कॉटन गुड्स फ्रॉम द डेक्कन डिक्लाइंड व्हेन अ रेलवे लिंक वाज मेड टू बॉम्बे। जब बॉम्बे में रेलवे लिंक की स्थापना हो गई उसके बाद मिर्ज़ापुर जो कि एक कॉटन का प्रमुख शहर था वो डिक्लाइन कर गया। तो आप देख रहे हैं कि पैटर्न आप समझ पा रहे हैं। ये क्वेश्चन मैं इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि आप अगर गौर करें यहाँ पे तो शहरों की बात की जा रही है, कौन सा शहर प्रमुख बन गया, कौन सा शहर डिक्लाइन कर गया। और यही नहीं, अगर मैं आपको और भी दिखाऊं, जैसे पूछा गया, दो तरह के क्वेश्चन पूछे गए, एक सीडीएस में पूछा गया, दूसरा एनडीए में, कि जैसे फर्स्ट कौन सा शहर बना जो 1 मिलियन मार्क को 1 मिलियन पॉपुलेशन मार्क को क्रॉस किया, यानी बिग सिटी कौन बना। इस तरह के क्वेश्चन जो वो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं, उन वीडियोज़ को भी आप जरूर देखिए सीडीएस के एनालिसिस में, सीडीएस 2022 के एनालिसिस में। तो कुल मिलाकर बात यहाँ से यह स्पष्ट होती है कि यही क्वेश्चन नहीं रिपीट करेगा, हालांकि रिपीट भी कर सकता है, बट मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो पैटर्न है आप उस पैटर्न को समझें कि किस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ये शहरों की बात आप समझ चुके होंगे, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सा शहर डिक्लाइन कर गया, कौन सा शहर आगे बढ़ गया, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द मेन पर्पस ऑफ द लॉटरी कमिटी फॉर्म्ड इन कलकत्ता। कलकत्ता में जो लॉटरी कमेटी बनाई गई 1817 में, उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? क्लब लॉटरी को रेगुलेट करना, ड्रॉइंग लॉट्स फॉर मिलिट्री रिक्रूटमेंट के लिए ड्रॉइंग करना लॉट्स को, यानी पैसे इकट्ठे करना, ऑर्गेनाइज करना टाउन प्लानिंग को, या चेकिंग करना स्ट्रीट गैम्बलिंग को। अब इस तरह के क्वेश्चन में आप बिल्कुल भी गेस वर्किंग करने की कोशिश मत करिएगा, अदरवाइज आप सोचेंगे लॉटरी कमेटी है, लॉटरी वगैरह से रिलेटेड कुछ होगा और आप ऑप्शन बी लगा सकते हैं या ए लगा सकते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन सी, ऑर्गेनाइजिंग टाउन प्लानिंग। सोर्स मैं आपको दिखाता हूं। अगेन हम सबकी प्यारी थीम सीरीज की एनसीईआरटी आप देख सकते हैं, पार्ट 3 टाउन प्लानिंग की बात की जा रही है। 1803 में टाउन प्लानिंग की जरूरत की बात की गई। बहुत ही सारे बाजार, घाट, बरियल ग्राउंड, इन चीज़ों को पब्लिक हेल्थ के पर्सपेक्टिव से टाउन प्लानिंग की व्यवस्था की गई कि किस तरह से शहरों का नियोजन होना चाहिए, बेहतर तरीके में शहरों को बनाने की बात की गई। आगे देखिए, वेलेस्ली के डिपार्चर के बाद, यानी भारत से जब वेलेस्ली चला गया तो उस टाइम पे द वर्क ऑफ टाउन प्लानिंग वाज कैरिड ऑन बाय द लॉटरी कमिटी। 1817 में वेलेस्ली के चले जाने के बाद लॉटरी कमेटी की स्थापना की गई सरकार की मदद से, ब्रिटिश सरकार की मदद से। और लॉटरी कमेटी का नाम क्यों पड़ा? द लॉटरी कमेटी वाज नेम्ड सो बिकॉज फंड्स फॉर टाउन इंप्रूवमेंट वर रेज थ्रू पब्लिक लॉटरी, यानी पब्लिक लॉटरीज करवाई जाती थी, उनसे पैसे इकट्ठे होते थे और उन पैसों की मदद से क्या बनता था बताइए? शहरों का नियोजन किया जाता था, बेटर ड्रेनेज सिस्टम की व्यवस्था की जाती थी और कुल मिलाकर शहर के विकास से संबंधित बातें थी। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए तो 19th सेंचुरी के अर्ली डिकेड्स में रेजिंग फंड्स फॉर द सिटी वाज स्टिल थॉट टू बी द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पब्लिक माइंडेड सिटीजन एंड नॉट एक्सक्लूसिवली दैट ऑफ गवर्नमेंट। क्यों भैया? ब्रिटिश सरकार दायित्व तो क्यों ले? वो तो यहीं से पैसे इकट्ठा करेगी। आप लोगों के शहर के बेहतर की बात की जा रही है तो यहीं से पैसे लेकर के यहीं पे टाउन प्लानिंग की बात की गई। और भी आप देख सकते हैं लॉटरी कमेटी मैप वगैरह बना रही थी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कलकत्ता और बाकी जगहों पर सुधार लाया जा सके टाउन प्लानिंग में। रोड बिल्डिंग की बात की गई है इंडियन पार्ट ऑफ सिटी में, और रिवर बैंक ऑफ इनकरेजमेंट इसे क्लियर किया जाएगा। तो कुल मिलाकर आप समझ चुके होंगे कि हाँ, लॉटरी कमेटी का क्या मकसद था? पब्लिक लॉटरी इकट्ठे करना और उन पैसों की मदद से क्या करना? टाउन प्लानिंग करना। तो भाई इतने सोर्सेज दिखाने के बाद आप एक बात तो समझ ही गए होंगे कि एनसीईआरटी में थीम्स को, आप थीम सीरीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते। सारे यूपीएससी के द्वारा पूछे गए सवाल है, बहुत ही ज़्यादा चांसेस है कि रिपीट करें और पैटर्न तो ज़रूर ही आपको पता होना चाहिए किस पैटर्न पे क्वेश्चन आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ शैव तांत्रिक सेक्ट। इनमें से कौन सा शैव तांत्रिक सेक्ट नहीं है? ऑप्शन है मेरे पास सहजिया, कपलिका, कालमुख और नाथ। ये चार आपको बताने। अगेन अ डिफिकल्ट क्वेश्चन नॉट कवर्ड इन रूटीन सोर्सेज।
ये एनसीईआरटीज़ वगैरह आपको नहीं देखने को मिलेगी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए शाहजिया। तो शाहजिया वैष्णव सेक्ट है बंगाल के अंदर, अगर कोई बंगाल रीजन से होंगे तो उन्हें पता होगा, अदरवाइज ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है। और बाकी के तीनों जो है हमसे पूछा गया नॉट आ सेफ सेक्ट, तो फर्स्ट वाला वैष्णव सेक्ट, बाकी तीनों कापलिका, कालमुख और नाथ। नाथ तो आपने सुना होगा, नाथ पंथ वेरी फेमस, और कापलिका भी फेमस है। थोड़ा ये वाला अगर आपने नहीं सुना हो, अदरवाइज फिर एलिमिनेशन से भी इस क्वेश्चन को कर सकते थे। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए शाहजिया। अगला सवाल देखिए, अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन, एनसीईआरटी से ही। लगभग सारे ही क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, अगर 10 या 15 सवाल पूछे जाते हैं तो 1-2 को छोड़कर बाकी एनसीईआरटी से ही आएंगे। एट द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हु अमंग द फॉलोइंग लेड द फिक्की डेलीगेशन। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में किन्होंने फिक्की डेलीगेशन को लीड किया? जैसा कि आपको पता होगा, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बहुत सारे इंडियंस ने पार्टिसिपेट किया, इवन गांधी जी ने भी। तो उस टाइम पे अगर आप देखें फिक्की डेलीगेशन में आपके इंडस्ट्रियलिस्ट लोग भी बहुत सारे शामिल हुए, जैसे जीडी बिरला हो गए, पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास जी हो गए, उसके बाद मानेक जी दादा भाई हो गए। बहुत ही फेमस ये इंडस्ट्रियलिस्ट है और इन्होंने भाग लिया। अब इस क्वेश्चन के मैं आपको सोर्स बताता हूँ। क्लास 10th के एनसीईआरटी में आप देख सकते हैं, बताया गया व्हाट अबाउट द बिजनेस क्लासेस। बिजनेस क्लासेस के बारे में बोला जा रहा है कि किस तरह से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में ये प्रभावित हुए। और यहीं पे अगर आप देखें तो फिक्की की बात की जा रही है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। इसकी स्थापना 1927 में बताई जा रही है। और इसके बाद कौन लीड कर रहे थे इन्हें? पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास जी हो गए और जीडी बिरला हो गए, ये सारे इन्हें लीड कर रहे थे। इनके बारे में आप पढ़ सकते हैं। हालांकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आपको हर हाल में याद रखना है कि फिक्की की स्थापना से जुड़े कौन कौन से 2 प्रमुख लोग थे, पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास और जीडी बिरला। और इसके बाद अगर आप देखें तो ये फाइनेंशियल असिस्टेंस देते थे और रिफ्यूज़ करते थे कि इंपोर्टेड गुड्स को आपको नहीं खरीदना है। और अगर आप सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के फेल होने के बाद देखें तो बिजनेस ग्रुप वर नो लॉन्गर यूनिफॉर्मली एंथुजियास्टिक। तो इस तरह का एंथुजियाज्म देखने को नहीं मिला, क्योंकि सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फेल हो गई। उसके बाद ये अपने सेपरेट ग्रुप में बंटते चले गए। इसका आंसर क्या है फिर? ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखिए, 47th नंबर। हु अमंग द फॉलोइंग हेडेड द इंडियन स्टेट्स कमिटी फॉर्म्ड इन द ईयर 1928। 1928 में जो इंडियन स्टेट्स कमिटी बनाई गई उसे हेड किसने किया? ऑप्शन है हमारे पास मोतीलाल नेहरू, सर हरकोट बटलर, या आई.एन. कोपलैंड, या एम.ए. जिन्ना। क्या पूछा जा रहा है इंडियन स्टेट्स कमिटी के बारे में? अगर आप स्पेक्ट्रम में देखें पेज 605 में, तो यहाँ पे बटलर कमेटी के बारे में बताया गया कि 1927 में बटलर कमीशन गठित हुई, जिसका पर्पस क्या था? फॉर द पर्पस ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन। स्टेट टेरिटरी को माना गया कि ये ब्रिटिश टेरिटरी के सेम है और जो स्टेट सब्जेक्ट हैं वो ब्रिटिश सब्जेक्ट के सेम है। यहाँ पे इंडियन स्टेट्स कमेटी को ही बटलर कमेटी कहा जा रहा है। अगर आप देखें तो सिविल सर्विस में भी क्वेश्चन आया, बटलर कमेटी का क्या मुख्य उद्देश्य था? क्या ये जुरिस्डिक्शन को डिफाइन करना चाहती थी? क्या ये पावर को डिफाइन करना चाहती थी? कुछ नहीं। इस कमेटी का सिंपल उद्देश्य ये था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और भारतीय राज्यों के बीच की जो रिलेशनशिप है उसमें सुधार किया जाए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और भी एग्जाम से पूछा गया बटलर कमीशन के बारे में। अब देखिए ये क्वेश्चन कितना ज़्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि आपसे पूछा गया इंडियन स्टेट्स कमेटी के बारे और लेकिन अगर आप देखें तो ये सेम क्वेश्चन एनडीए 2015 में पूछा गया। तो ये अगेन मैंने प्रूव कर दिया और मैंने आपको ऑलरेडी बहुत बार बता दिया है कि यूपीएससी के किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करें, बाकी पेपर से आपको बहुत ही डिटेल में समझना है। अगर आप ये पेपर को करके जाते इस एग्जाम में अटेम्प्ट करते आप तो समझ जाते कि हाँ 1928 की इंडियन स्टेट्स कमेटी की बात जो की गई है। करेक्ट आंसर क्या है फिर? सर हरकोट बटलर कमेटी को ही यहाँ पे इंडियन स्टेट्स कमेटी कहा जा रहा है। करेक्ट आंसर हमने यहाँ पे देख लिया, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। आई थिंक हिस्ट्री के सारे क्वेश्चन कवर हो गए। बाकी सब्जेक्ट के भी अगर आप चाहते हैं कि वीडियो सीरीज़ के थ्रू कवर किया जाए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।